12 जून 1999। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर में पालनपुर में तिरंगा में बैठा एक पार्थिव शरीर उतरता है। वो पार्थिव था एक 22 साल के लड़के का, और उस लड़के का चेहरा इस हालत में था कि उस लड़के के खुद के माँ बाप अपने खुद के बेटे को पहचान नहीं सके। उस लड़के को पहचानता है उसका भाई। ये लड़का लड़ाई के मैदान में लड़ते हुए शहीद नहीं हुआ था। इस लड़के को पाकिस्तानी फौज ने जिंदा पकड़ा था। इस लड़के का कसूर सिर्फ इतना था कि ये लड़का अपने देश के लिए पेट्रोलिंग पे गया था। आने वाले 22 दिनों में पाकिस्तानी फौज ने इस लड़के के साथ बहुत बुरा किया। जो चीज जंगली जानवर नहीं करते वो चीज पाकिस्तानी फौज इस लड़के के साथ करती है। सब हड्डियां तोड़ चुके थे, आंखें बाहर निकाल के लटक रही थी यहाँ गालों के ऊपर। जब हमने पूछा साहब ये लाश की हालत कैसी हुई, तो बोला साहब जंगली जानवर है। अबे जंगली जानवर ने नहीं किया, तुम जंगली जानवरों से बदतर हो। जिस लड़के के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस लड़के का नाम है कैप्टन सौरभ कालिया। सौरभ कालिया की वो कहानी हमें याद रखनी चाहिए। तो मेरे लिए ऑपरेशन विजय जीत की गूंज से पहले सौरभ कालिया की वो चीख भी मुझे सुनाता है। ना कोई शिकवा ना कोई सवाल था, बस वतन के लिए एक वादा था। माँ की आंखों का वो तारा था, जैसे घर का सबसे प्यारा था। जिस मिट्टी में खेल के बड़ा हुआ, थमती सांसों में भी गुरूर देखकर पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया। जैसे आइसक्रीम का स्कूप निकाला जाता है, ठीक उसी तरह पाकिस्तानी फौज सौरभ के आंखें बाहर निकालती है। पाकिस्तानी फौज सौरभ के दांत तोड़ती है, सौरभ की हड्डियां तोड़ी जाती है। पाकिस्तानी फौज सौरभ के शरीर के ऊपर सिगरेट डालती है। सौरभ का शरीर काफी छोटा हो चुका था क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने सौरभ की हड्डियां तोड़ी थी। पाकिस्तानी फौज सौरभ के प्राइवेट पार्ट्स को तोड़ती है। इतना सब होने के बावजूद सौरभ इंडिया के बारे में पाकिस्तानी फौज को कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद कुछ ही दिनों में पाकिस्तानी फौज सौरभ को गोलियां मारती है और सौरभ शहीद होता है। मैं लौटूं या न लौटूं तुम संभाल लेना। सौरभ के नौकरी को सिर्फ 5 महीने हो चुके थे। सौरभ के अकाउंट में पहली सैलरी तक नहीं आई थी। सौरभ के माँ बाप ने अपने खुद के बेटे को वर्दी में नहीं देखा था। इस कहानी की शुरुआत होती है 29 जून 1976 को। सौरभ का जन्म होता है पंजाब के अमृतसर में, पर सौरभ की परवरिश अमृतसर में नहीं हुई। सौरभ की परवरिश हुई हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर पालमपुर में। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सौरभ का जन्म तो पंजाब में हुआ था, तो फिर सौरभ की परवरिश हिमाचल प्रदेश में क्यों हुई? इसका रीजन था सौरभ के फादर का जॉब। सौरभ के फादर एन.के. कालिया एक साइंटिस्ट थे और सौरभ के फादर जॉब करते थे हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर पालमपुर में। सौरभ के फादर हिमाचल प्रदेश में रिसर्च करते थे। जब सौरभ का जन्म अमृतसर में हुआ था, उसी समय सौरभ के फादर को हिमाचल प्रदेश में साइंटिस्ट का जॉब मिलता है। जॉब के कारण सौरभ की फैमिली पंजाब से हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट हो जाती है। सौरभ के फैमिली में थे पापा, सौरभ की माँ थी विजय कालिया और सौरभ का एक छोटा भाई था
जिसका नाम वैभव था। जिस शहर के गलियों में सौरभ बड़े हुए थे, किस्मत ने पहले से ही लिख के रखा था कि सौरभ के कहानी का अंत भी इस ही छोटे से शहर के गलियों में होगा। पालमपुर में सौरभ की परवरिश मिडिल क्लास फैमिली में हुई। सौरभ के फैमिली में पढ़ाई का माहौल था और बचपन से ही पढ़ाई में सौरभ काफी तेज थे। सौरभ देव पब्लिक स्कूल पालमपुर में पढ़ते हैं। सौरभ एग्जाम में पास होते ही जा रहे थे। सौरभ को स्कॉलरशिप मिलती जा रही थी। सौरभ का सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी 1997 में सौरभ की बीएससी कंप्लीट हो जाती है। सौरभ चाहे तो कोई भी सेफ करियर चुन सकते थे, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, पर सौरभ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सौरभ बचपन से ही किताबों से प्यार नहीं करते थे। सौरभ बचपन से ही वर्दी से प्यार करते थे। सौरभ ने बचपन से ही इंडियन आर्मी का सपना देखा था। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के तुरंत बाद सौरभ ने सीडीएस का एग्जाम दिया। सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विस। सीडीएस एग्जाम कंप्लीट होने के बाद बच्चे इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होते हैं। सौरभ सीडीएस एग्जाम में पास होते हैं। अगस्त 1997 में सौरभ पहुंच जाते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी धीलनपुर में। वही एकेडमी जिस एकेडमी में फौजी तैयार होते हैं। इस एकेडमी में सौरभ 1.5 साल ट्रेनिंग करते हैं। सौरभ इस एकेडमी में सुबह 4 बजे उठते थे। सुबह 4 बजे उठने के बाद सौरभ दौड़ते थे, गिरते थे, कसरत करते थे। फिर आ जाता है 12 दिसंबर 1998। इस दिन सौरभ ऑफिशियली इंडियन आर्मी के ऑफिसर बने। सौरभ को मिल जाता है 4 जाट रेजिमेंट। अब सिर्फ घर से विदाई बाकी थी। घर से निकलते वक्त सौरभ ने अपने माँ से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। सौरभ ने अपने माँ को कहा था कि माँ देख लो, मैं एक ऐसा काम करूंगा जिसे देखकर दुनिया में मेरा नाम रोशन होगा। जनवरी 1999 में सौरभ अपने पहले पोस्टिंग पे पहुंचे। सौरभ की पोस्टिंग हुई कारगिल में। कारगिल नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जंग की तस्वीरें आ जाती है। जनवरी 1999 में किसी को भी मालूम नहीं था कि कारगिल जो बर्फ से ढकी जगह है, कुछ ही महीनों में वही जगह देश की हेडलाइन बनने वाली है, क्योंकि बॉर्डर के उस पार साजिश हो रही थी। अब जानते हैं कारगिल एग्जैक्टली है क्या। देखो, ये हिस्सा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के आसपास एक छोटा सा एरिया है जो है कारगिल। आज के समय में कारगिल लद्दाख में आता है, लेकिन 1999 में कारगिल जम्मू कश्मीर में आता था। और ऐसा कहा जाता है कारगिल का मतलब होता है बीच में रोकने वाली जगह। कारगिल के पास एक छोटा सा एरिया था जिसका नाम स्कार्दू था। स्कार्दू पाकिस्तान के इलाके में आता है। पाकिस्तानी व्यापारी कारगिल में आराम करते थे, मतलब पहले से ही कारगिल रास्तों का शहर था। कारगिल समंदर से लगभग 9000 किलोमीटर ऊपर है। कारगिल के पहाड़ 18,000 फीट के हैं। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हो जाते हैं, तब कश्मीर झगड़े का गुंज बन जाता है। 1948 में पहले जंग के बाद दोनों देशों के बीच में एक लाइन खींची गई। इस लाइन ने कारगिल और जम्मू कश्मीर को इंडिया में रखा और कारगिल के ही बगल में स्कर्दू एरिया था। स्कर्दू एरिया पाकिस्तान में चला गया। हालत ये थी कि कुछ परिवारों के रिश्तेदार लाइन के इस पार और लाइन के उस पार बटे गए। 1972 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के बाद इस लाइन को नाम दिया जाता है येलो सी।
मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC एक ऐसी लाइन है जिस लाइन के इस पार इंडिया के जवान खड़े होते हैं और LOC लाइन के उस पार पाकिस्तानी फौज खड़े होते हैं। इंडिया के लिए कारगिल काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कारगिल से गुजरता है नेशनल हाईवे नंबर 1। इंडिया के फौजी के लिए सारा सामान श्रीनगर से सबसे पहले कारगिल जाता है और कारगिल से लेह लद्दाख जाता है। इवन सियाचिन में बैठे इंडिया के कुछ फौजी कारगिल के इस रास्ते के भरोसे हैं। कारगिल के इसी ही रास्ते से फौजी के लिए राशन जाता था। लेकिन एक दिन इसी सड़क के पहाड़ी के ऊपर पाकिस्तानी फौज बैठ जाती है और पहाड़ियों के जंग में जो पहाड़ी के ऊपर होता है वही डोमिनेट करता है। कारगिल के पहाड़ में काफी ठंड थी। ठंड के वजह से इंडिया के फौजी पहाड़ के ऊपर नहीं बैठते थे और इसी का फायदा उठाती है पाकिस्तानी फौज। उस ठंड में आखिर हुआ क्या वो समझो। ठंड के कारण इंडिया के फौजी पहाड़ के ऊपर नहीं बैठते थे। इसी का फायदा उठा के पाकिस्तानी फौज LOC लाइन को क्रॉस करती है। पाकिस्तानी फौज इंडिया के पहाड़ के बीच से चलने लगती है। जिस रास्ते के ऊपर इंडिया की नजर नहीं पड़ती थी उसी रास्ते से पाकिस्तानी फौज आगे बढ़ने लगती है। पाकिस्तानी फौज कारगिल के पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाती है। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद पाकिस्तानी फौज छत लगा देती है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। पाकिस्तानी हजारों लोग इंडिया में घुस चुके थे। पाकिस्तानी फौज लिटरली इंडिया के कारगिल के पहाड़ी के ऊपर रहती थी। ये बहुत बड़ी बात होती है। पाकिस्तान के इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बद्र और इस ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था पाकिस्तान के ऑफिसर परवेज मुशर्रफ। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि पाकिस्तान के उस समय के PM को एक खबर थी या नहीं थी। पाकिस्तान के उस समय के PM थे नवाज शरीफ। ऑपरेशन बद्र के बारे में नवाज शरीफ को सब मालूम था। इस कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। पाकिस्तान ने अपने फौजी के कपड़े उतार के इंडिया के कारगिल के पहाड़ियों में भेजा। पाकिस्तान ने अपने फौजी को कपड़े पहनाए आम लोगों जैसे। अगर पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानी वर्दी में ये ऑपरेशन करती और इस ऑपरेशन के बीच पाकिस्तान का अगर एक भी फौजी पकड़ा जाता तो दुनिया को पता चलता कि पाकिस्तान ने ही इंडिया के ऊपर हमला किया है। किसी को भी पता ना चले, इसके कारण पाकिस्तान ने फौजी को कपड़े आम जनता के पहनाए। मतलब पाकिस्तान का प्लान था अपने फौजी को इनकार करने का। फरवरी 1999 उसी साल इंडिया के PM अटल बिहारी पाकिस्तान के लाहौर गए थे। लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था। एक तरफ इंडिया के PM पाकिस्तान के PM से मिल रहे थे और ठीक उसी वक्त कारगिल के पहाड़ के ऊपर पाकिस्तान के फौजी थे। पाकिस्तान का प्लान सिंपल था। गर्मियों में पाकिस्तानी फौज पहाड़ी से इंडियन फौज के ऊपर हमला करेंगे। पाकिस्तान का ये ऑपरेशन अगर कंप्लीट होता तो इंडिया का NH1 हाईवे टूट जाता और लद्दाख और सिचन इंडिया से अलग होता। 1999 में गर्मियों का मौसम आता है। इंडियन आर्मी गर्मियों के पोस्ट पे जाने लगते हैं। 3 मई 1999 को कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। कारगिल का एक लोकल आदमी अपनी खोई हुई चीज ढूंढ रहा था। खोई हुई चीज ढूंढते वक्त उस आदमी ने पहाड़ी के ऊपर देखा और उस आदमी को पहाड़ी के ऊपर कुछ लोग दिखे। उसी आदमी ने ये बात इंडियन आर्मी को बताई, लेकिन इस बात को इंडियन आर्मी ने हल्के में ले लिया। इंडियन आर्मी को लगा पाकिस्तान के एक दो लोग अंदर घुसे होंगे, उन्हें हम मार देंगे आसानी से। लेकिन इंडियन आर्मी को पता नहीं था
कि पहाड़ी के ऊपर पाकिस्तान के हजारों फौजी हैं। ऊपर पहाड़ी के ऊपर कितने लोग बैठे हैं, पहाड़ी के किस एरिया पे लोग बैठे हैं, ये जानने के लिए इंडियन आर्मी ने एक प्लान बनाया और वो प्लान था पेट्रोलिंग। इंडियन आर्मी ने 3 ग्रुप्स बनाए। ये तीनों ग्रुप्स पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं। पेट्रोलिंग करने के लिए पहला ग्रुप जाता है फोर जाट लेजेंडरी, और इसी ग्रुप में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम सौरभ कालिया था। और पेट्रोलिंग का एक काम काफी मुश्किल था क्योंकि पहाड़ के ऊपर चढ़ना था। मई के पहले हफ्ते में सौरभ कालिया 3 बार पेट्रोलिंग पे गए। तीनों बार सौरभ कालिया ऊपर पहाड़ी के ऊपर पहुंचे। सौरभ कालिया पाकिस्तानी फौज को देखते हैं। उसके बाद सौरभ कालिया नीचे आते हैं और इंडियन आर्मी को रिपोर्ट देते हैं। 22 साल का एक छोटा सा लड़का इंडिया को एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। फिर आता है 15 मई 1999। इसी दिन एक और पेट्रोलिंग जाने वाली थी और एक दूसरा ग्रुप था। इस ग्रुप का नाम बजरंग ग्रुप था और इस ग्रुप का काम ये था कि पहाड़ के ऊपर जाने के बाद ये देखना कि दुश्मन कहाँ तक पहुंचा है। 15 मई 1999 के दिन बजरंग पोस्ट में 6 लोग थे। पहला आदमी सौरभ कालिया और उनके साथ थे 5 लोग, सिपाही अर्जुन राम, सिपाही बनवार भारिया, सिपाही भिकाराम और सिपाही मेलाराम। जितने ध्यान से आपने सौरभ का नाम सुना है उतना ही ध्यान से आप इन 5 फौजियों का नाम ध्यान से सुनो। इन 5 में से 4 राजस्थान के मिट्टी से थे और एक उत्तर प्रदेश के मिट्टी से था। इस ग्रुप में सब नौजवान थे। इन सब लड़कों का इंतजार फैमिली कर रही थी। खैर पेट्रोलिंग आगे बढ़ती है। ये 5 पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से ऊपर से पाकिस्तानी फौज गोलियां चलाती है। ये 5 ऊपर चढ़ रहे थे, ऊपर से पाकिस्तानी फौज गोलियां चला रही थी और काउंटर में ये 5 भी गोलियां चलाने लगते हैं। इन 5 में से एक लड़का कॉल करता है इंडियन आर्मी को कि बहुत सारे फौजी तुरंत भेजो। पाकिस्तान के हजारों फौजी ऊपर से गोलियां चला रहे थे और इंडिया के 5 फौजियों के पास लिमिटेड गोलियां थी। गोलियां खत्म होने के बाद पाकिस्तानी फौज इन 5 को घेर लेती है। 15 मई 1999 को सौरभ के साथ 5 फौजी पाकिस्तान के गिरफ्तार में आते हैं। सौरभ के साथ 5 फौजियों को पाकिस्तान अपने इलाके में ले जाती है। इंडियन आर्मी सर्च ऑपरेशन चालू करती है। दिन रात इंडियन आर्मी ने सौरभ और 5 फौजियों को ढूंढना स्टार्ट करती है, लेकिन फिर भी सौरभ और 5 फौजी नहीं मिलते। उसके बाद कुछ दिन बीतते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों में पाकिस्तान ऐलान करता है कि हमारे पास इंडिया के 5 जवान और एक ऑफिसर है। पाकिस्तान ये भी बताता है इंडिया को कि हमारे पास इंडिया के 5 जवान और एक ऑफिसर जिंदा है। इसके बाद इंडियन आर्मी को थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि एटलीस्ट सौरभ और 5 जवान जिंदा तो है। 15 मई से 7 जून पूरे 22 दिन सौरभ और सौरभ के साथ इंडिया के 5 जवान पाकिस्तान के गिरफ्तार में थे। सौरभ और उन 5 फौजी की फैमिली इंतजार कर रही थी घर में कि हमारे बेटे ड्यूटी खत्म होने के बाद घर आएंगे, हमारे बेटे सेफ होंगे। लेकिन उन फैमिली को नहीं पता था कि उनके बेटे पाकिस्तान के गिरफ्तार में हैं। इंडिया का सौरभ और उन 5 जवानों के साथ क्या हुआ, क्या किया पाकिस्तान ने, इसका कोई भी सबूत इंटरनेट के ऊपर नहीं है। सौरभ और इन 5 जवानों के पार्थिव शरीर जब इंडिया में आए तो इनका एक एक जख्म एक गवाही दे रहा था कि पाकिस्तान ने टॉर्चर किया है। सौरभ और इंडिया के 5 जवानों का पोस्टमार्टम किया जाता है। उस पोस्टमार्टम में ये लिखा था कि पाकिस्तानी फौजी ने सौरभ के साथ साथ इंडिया के 5 जवानों के आंख निकाले। पाकिस्तानी फौज इंडिया के जवानों के
दांत निकालती है, हड्डियां तोड़ी जाती है। पाकिस्तानी फौज सौरभ और 5 जवानों के प्राइवेट पार्ट्स को तोड़ती है। पाकिस्तानी फौज ये सब दिन रात इंडियन जवानों के साथ करी जा रही थी। पाकिस्तान के फौजी सौरभ और 5 जवानों के साथ बहुत गलत करते हैं, लेकिन फिर भी इन 6 लोगों ने अपने देश के बारे में कुछ भी बात नहीं बताई। 22 दिनों में इन 6 जवानों ने इंडिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताई। उसके बाद पाकिस्तानी फौज सौरभ के साथ इन 5 जवानों को जान से मारती है। उसके बाद 7 जून 1999 को पाकिस्तान सौरभ के साथ 5 जवानों के पार्थिव शरीर इंडिया में भेजते हैं। जब उन 6 जवानों के पार्थिव शरीर इंडिया में पहुंचते हैं तब उन 6 जवानों के पोस्टमार्टम की जाती है। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि इन 6 जवानों के साथ बहुत गलत हुआ है। इन 6 जवानों के सबसे पहले प्राइवेट पार्ट्स, हड्डियां तोड़ी गई, तो उसके बाद इन 6 जवानों को गोली मार दी। मतलब पाकिस्तान ने 22 दिन इन 6 जवानों को पकड़ा, इन 6 जवानों को बहुत तकलीफ दी, लेकिन फिर भी ये जवान इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं बताते। इसी के कारण पाकिस्तानी फौज इंडिया के इन 6 जवानों के ऊपर गोलियां चलाती है। 10 जून 1999 को सौरभ के साथ 5 जवानों के पार्थिव शरीर अपने घर भेजे जाते हैं। 5 पार्थिव शरीर राजस्थान जाते हैं और 1 पार्थिव शरीर हिमाचल प्रदेश जाता है। उस समय इन 6 जवानों के फैमिली मेंबर्स काफी दुखी थे। 12 जून 1999 को सौरभ का पार्थिव शरीर पालनपुर में पहुंच जाता है। सौरभ को सैल्यूट देने के लिए पालनपुर के 2000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एक आखिरी बार सौरभ का चेहरा उनके माँ बाप नहीं देख पाए। वैभव एक आईब्रो से अपने भाई सौरभ को पहचानता है। तो अंत में जाते जाते यही कहूँगा, सैल्यूट है सौरभ और उन 5 जवानों को।